फ्रेंड्स, दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू लर्न विद कुणाल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का 8वां टॉपिक, जिसका नाम है प्राचीन सत्ता के बारे में। इस चैनल पर जो लोग नए हैं वो पहले जाकर जो हिस्ट्री के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट है वो देख ले। इसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और हमारे चैनल लर्न विद कुणाल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बात डिस्कस करेंगे प्राचीन सत्ता के बारे में। अब हम देखें तो हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने, जटिल फैसले लेने व उन्हें कार्यान्वित करने यानी उन पर कार्य करने के संकेत भी मिले हैं। अब जटिल फैसले कौन कौन से थे? तो जटिल फैसलों में हम देखें तो वहां पर इतनी बड़ी बड़ी संरचनाएं, माल गोदाम, ये बड़ी बड़ी संरचनाएं प्राप्त हुई, भवन प्राप्त हुए, चबूतरे प्राप्त हुए। तो उनके बनाने के लिए जो श्रम है, श्रमिकों को इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि हमने देखा था कि बहुत ज्यादा श्रम की आवश्यकता पड़ती है। यदि प्रति व्यक्ति 1 घनीय मीटर मिट्टी धोता है तो उसके लिए भी 40 लाख श्रम दियो, यानी बहुत ही बड़े पैमाने पर श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहां के लोग खुद समझदार हो और वहां पे चले जाए, पर उनको एकत्रित करने के लिए किसी न किसी शासक या फिर किसी व्यक्ति की जरूरत थी जो एकत्रित इनको करता था या फिर इनको संगठित करता था। वो कौन था, इसके बारे में आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से जो हड़प्पा सभ्यता पूर्ण है उसमें सभी प्रकार की पुरावस्तु समान है, यानी सभी पुरावस्तु समान रूप से प्राप्त हुआ। मृदपांड जो है, जो राजस्थान में मृदपांड मिले हैं वही चनहुदड़ो में मिले, ये सभी मृदपांड भी समान है। इसके बाद जो मोहरे हैं उनके बाट हैं और ईंटें जो है, स्पष्ट रूप से ईंटें, ये सभी पुरावस्तु समान है। तो हम लिखेंगे मोहरे, बाट और इससे पहले मृदपांड इत्यादि, ये जो सभी पुरावस्तु है, ये सभी पुरावस्तु जो है वो समान रूप से मिली। इसका मतलब वहां पर कोई शासक था जिसके कारण ये सभी चीजें एक जैसे हो रही थी, वरना इतनी उस समय यातायात की कमी होने के कारण भी एक जैसी वस्तुएं बनाना संभव नहीं था। इसके पश्चात हम एक इसका उदाहरण लेते हैं, ईंटें हमने देखी तो हर जगह ईंटें एक जगह निश्चित जगह पर नहीं बनती थी। ईंटें जो थी वो हर क्षेत्र में, हर गुजरात में भी, राजस्थान में भी, चनहुदड़ो में भी बनती थी, नागेश्वर बालाकोट में भी बनती थी, हड़प्पा शहर में भी बनती थी, मोहनजोदड़ो में भी बनती थी। इन सभी क्षेत्रों में अलग अलग रूप से बनती थी। और दूसरी जो विशेष वस्तु है, जैसे कि शंख की चूड़ियां, करछियां, ये सब नागेश्वर बालाकोट में बनती थी। चनहुदड़ो में शिल्पकारी किया जाता था, वो सभी चीजें स्पेशल वहां पे ही बनती थी। परंतु जो ईंटों का निर्माण था वो हर जगह किया जाता था, यानी हर क्षेत्र में किया जाता था, पर्सनली किया जाता था। हम देखें तो ईंटें एक निश्चित अनुपात की प्राप्त हुई, यानी हर जगह ईंटें एक ही अनुपात की। इसका मतलब ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इनको नियंत्रित करने के लिए कोई शासक रहा होगा। इसके लिए हम आगे बात करते हैं कि ये शासक कौन था। पुरातात्विदों ने इनके बारे में क्या कहा। तो हम लिखेंगे, हमारा 8.1 टॉपिक है, या आप समझ लें प्राचीन सत्ता के बारे में, कि हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले उन्होंने कार्यान्वित करने के संकेत मिले। सभी प्रकार के पुरावस्तु, मोहरे, बाट, मृदपांड, ये सभी समान रूप से थे और ईंटें जो थी वो एक निश्चित अनुपात में प्राप्त हुई। तो इसके कारण हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई शासक रहा होगा। तो हम लिखेंगे इसके पश्चात 8.1 प्रासाद और शासक। प्रासाद और शासक, सत्ता के केंद्र और सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विकों का वर्णन, यानी हमें जो पुरातात्विक है वो कहते हैं तो उनका फिक्स यानी स्पष्ट रूप से उत्तर हमें नहीं मिलता। पुरातात्विकों में मोहनजोदड़ो में मिले एक भव्य, यानी जो बड़ा घर था, एक विशाल भवन था, उसे प्रासाद की संख्या दे दी। परंतु उस घर, जो विशाल भवन था, उसमें कोई भव्य वस्तु नहीं मिली। इसके कारण दूसरे पुरातात्विकों का मानना था कि यह प्रासाद का घर नहीं है। तो हम लिखेंगे, पुरातात्विदों ने विशाल भवन को
को प्रासाद की संख्या दी, प्रासाद की संज्ञा दी, अपितु वहां कोई भव्य वस्तु नहीं मिली, यानी कोई स्पेशल भव्य वस्तु नहीं मिली। इसके पश्चात एक मूर्ति मिली, यहां से एक पत्थर की मूर्ति, यहां से एक पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसे पुरातात्विकों ने पुरोहित व राजा की संज्ञा दी, राजा की संज्ञा दी, यानी जो मूर्ति प्राप्त हुई है उसको पुरोहित व राजा की संज्ञा दी। यानी जो पुरातात्विक थे उन्होंने ये कहा कि ये जो मूर्ति है वो पुरोहित या फिर राजा की है। और ये पुरोहित की तस्वीर आपके पेज नंबर 16 पे दी गई है, आप देख ले पुरोहित की तस्वीर किस प्रकार थी। इसके पश्चात हम देखें तो ये जो पुरोहित और राजा शब्द है हम वर्तमान में भी यूज करते हैं और प्राचीन समय से यूज करते आ रहे हैं। इसके बाद हम देखें तो जो पुरातात्विकों ने क्या ढूंढा कि मेसोपोटामिया के पुरोहित और राजाओं में जो समानता थी, उनके जो ग्रंथ मिले हैं उनके अनुसार उनके इतिहास में जो समानताएं थी वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलाकर देखी, यानी उसके सम्मुख उसी समय में सिंधु घाटी सभ्यता भी चल रही थी, उससे मिलाकर देखी। परंतु सिंधु घाटी के जो अनुष्ठानिक समाज थे उनकी जो रवैया था उनको वो लोग समझ नहीं, पुरातात्विक समझ नहीं पाए और वो ये भी नहीं समझ पाए कि उनके पास राजनीतिक सत्ता होती थी या फिर नहीं होती थी, ये भी समझ नहीं पाए। तो हम देखें तो इसमें पुरातात्विक ने अलग अलग तथ्य दिए हैं। इसके 3 तथ्य हैं, जैसे कि यह आप लिख लें। इसके पश्चात इसके 3 तथ्य कौन कौन से? तो सर्वप्रथम तथ्य है उसमें पुरातात्विकों ने कहा कि यहाँ के लोग जो थे वो सामाजिक रूप से समान थे, यानी सामाजिक स्थिति समान थी, लोगों की सामाजिक स्थिति समान थी और ये अपनी इच्छा अनुसार एक जगह एकत्र होकर कोई भी काम करते थे। यहाँ पर कोई शासक नहीं था, यानी यहाँ पे शासक नहीं था। इनका मानना था, फर्स्ट जो पुरातात्विक संगठन था उनका मानना था कि यहाँ पे कोई शासक नहीं था, यहाँ पे सब जो सामाजिक स्थिति सबकी समान थी। इसके पश्चात कुछ पुरातात्विक आए, उन्होंने कहा कि यहाँ के क्षेत्रों के जैसे मोहनजोदड़ो और इसके बाद इसका क्षेत्र हड़प्पा शहर के अलग अलग शासक थे, यानी उनका मानना था कि यहाँ पे जो शासक थे वो अलग अलग थे। अब ये अलग अलग कैसे थे, यानी इनका मानना था कि अलग अलग, तो इन्होंने कहा कि ये जो शासक थे ये अब इतना बड़ा हड़प्पा सभ्यता इतनी बड़ी है तो इनको संभालने के लिए शासक तो अलग अलग शासक चाहिए होंगे, इसलिए इन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता सभी क्षेत्रों में अलग अलग शासक रहेंगे। इसके बाद थर्ड जो आया, जो सबसे युक्ति संगत माना जाता है, उसमें पुरातात्विकों ने कहा कि यहाँ केवल एक शासक था, यानी यहाँ पर जो शासक था वो एक ही शासक था और इसके द्वारा ही यह राज्य पूरा चलाया जाता था। और इस राज्य में हम देखें तो पुरावस्तुओं की समानता, हमें क्या मिला? पुरावस्तुओं की समानता और ईंटें जो है वो निश्चित अनुपात की मिली है, ईंटें भी जो है वो निश्चित अनुपात की मिली है। इसके पश्चात हम देखें तो जो यहाँ पर नियोजित बस्तियां हैं उनके भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर जो बस्तियां वो नियोजित है, यानी सभी क्षेत्रों में जो बस्तियां थी वो एक प्रकार की नियोजित थी, यानी इनका मानना था कि ये सभी कार्य किसी एक व्यक्ति के अंडर में हो सकते हैं, सब व्यक्ति अलग अलग होंगे तो
यह कार्य समान रूप से नहीं हो सकते, इनका मानना ये था। और ये सही भी माना जा सकता है, क्योंकि ये पूरे समुदाय के लिए जटिल निर्णय लेने के लिए कार्यान्वित किए जाते हैं, यानी जटिल निर्णय लेने के लिए इनको यानी मुखिया बनाया गया होगा। अब हम देखें तो जैसे एक देश चल रहा है तो किसके कारण चल रहा है? प्रधानमंत्री, फिर सांसदों, फिर विधायकों, मुख्यमंत्री, इन ऐसे कई मंत्री है जिनके द्वारा संपादित किया जा रहा है। परंतु इनमें यह मानना था कि यहाँ सभी कार्य, अब जो सरकार है वो सभी सरकारें अपने अपने राज्यों में अलग अलग रूप से योजनाएं चलाती है, परंतु यहाँ पर जो थे सब वस्तुएं एक समान थी। इसका मानना, इसलिए इनका मानना था कि यहाँ पे जो शासक है वो एक ही था। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा 9वां पॉइंट है सभ्यता का अंत। अब हम बात करते हैं सभ्यता के अंत के बारे में। हमारा 9th टॉपिक है सभ्यता का अंत। किस प्रकार हुआ हड़प्पा सभ्यता का अंत? तो हम माने तो लगभग 1800 शताब्दी पूर्व, 1800 ईस्वी पूर्व जो चोलिस्तान के प्रदेश यानी थार के रेगिस्तान से सटा हुआ पाकिस्तान का जो भाग है, चोलिस्तान के प्रदेशों को त्याग कर लोग कहां पर आने लगे? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग आने लगे, यानी वहां पर अपनी बस्तियां विकसित करने लगे। अब यहाँ से जो त्याग दिए गए जो क्षेत्र थे वो, उसमें जो विशिष्ट जो पुरावस्तु उनमें भी अंतर आने लगा। जैसे 1900 ईसा पूर्व के पश्चात फिर यह संस्कृति अस्तित्व में तो थी, परंतु यहाँ पर जो पुरावस्तुएं थी जैसे कि बाट, मणके, मुहर, इन सभी का उपयोग कम होने लगा, इनमें बदलाव आने लगे धीरे धीरे। इसके पश्चात हम देखते थे यहाँ पे भवन निर्माण की तकनीकी जो थी वो भी बदलने लगी। इसके बाद जो बड़ी बड़ी संरचनाएं जैसे कि कौन कौन सी थी बड़ी संरचनाएं? अन्नागार, स्नानागार और माल गोदाम जैसी बड़ी संरचनाएं बनना बंद हो गई। ये सभी बड़ी संरचनाएं बनना बंद हो गई और इसने आवास निर्माण की तकनीक को बदलने में हास हो गया, यानी धीरे धीरे इस तकनीक का हास हो गया। इन सभी विशेषताओं को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया? उत्तर हड़प्पा सभ्यता कहा गया, और इसको क्या कहा गया? अनुवर्ती संस्कृति। उत्तर हड़प्पा व अनुवर्ती संस्कृति भी कहा गया। जो हड़प्पा सभ्यता के पश्चात जो संस्कृति आई उसको अनुवर्ती संस्कृति कहा गया। इस प्रकार सभ्यता का अंत हो गया। अब कई जैसे कि ये किस प्रकार हुआ, यानी ये लोग क्यों त्याग कर ये क्षेत्र जाना चाहते थे या फिर त्याग कर जा रहे थे गुजरात, हरियाणा, उत्तर, तो इनके कई कारण है। जैसे कि इनमें अलग अलग पुरातात्विकों ने अलग अलग कारण दिए, इसमें हम कारणों को लिखेंगे अभी। कारण, तो इसमें सर्वप्रथम कारण है जलवायु परिवर्तन या बाढ़ आना, प्राकृतिक आपदाएं, ऐसे कई कारण हैं। जैसे कि वनों की कटाई, मार्ग बदलना, जो मार्ग थे उनको बदल दिया जाता, और भूमि का अत्यधिक उपयोग भी इसमें ही सम्मिलित है, यानी भूमि का अत्यधिक उपयोग हो गया था, उसमें उर्वर क्षमता कम हो गई थी। भूमि का अत्यधिक उपयोग यानी यहाँ पर जो भूमि का अत्यधिक उपयोग होने के कारण यहाँ पर उर्वरता कम हो गई थी, इसके कारण भी त्याग सकते हैं, यानी ये सभी कारण इसके हो सकते हैं। परंतु ये सभी कारण किसी क्षेत्र के लिए हो सकते हैं, पर इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी बड़ी हड़प्पा सभ्यता के ये सभी कारण नहीं हो सकते। हम अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता इन कारणों से यानी इन कारणों से लोग त्याग कर नहीं जा सकते। तो हम देखें तो
यहाँ से लोग जो गए, यहाँ से उप महाद्वीप में बसने के लिए यहाँ से जो गए गुजरात, हरियाणा और उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसने गए, तो वहां पर नए शहरों के विकास के लिए, उप महाद्वीप में नए शहरों के विकास के लिए नए शहर जो विकसित किए होंगे विकास के लिए, क्योंकि वहां की संस्कृति तो पूरी तरीके से संरक्षित नहीं रही थी, परंतु यहाँ पर जो विकास के लिए इनको सहस्त्राब्दियों तक से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी होगी। यानी यहाँ से जो इन कारणों, किसी भी कारण से यहाँ से लोग त्याग कर गए, परंतु वहां पर बसने के लिए इनको बहुत ही ज्यादा शताब्दियों की जरूरत पड़ी होगी। उनको वहां पर नया शहर जो विकसित करने के लिए बहुत ही टाइम लगा होगा। किसमें? उप महाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में नए विकसित शहर करने के लिए बहुत ही समय लगा होगा। यह आपका सभ्यता काल टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम कल बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे अतीत के बारे में, और इसके बाद हमारा लेसन ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका 9वां टॉपिक क्लियर हो गया। हमारे 11 टॉपिक से 11 में 2 बचे हैं, वो 10वां और 11वां। इसको भी हम कल और परसों में क्लियर कर देंगे। और जिसने भी इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे वो जल्दी से यहाँ पर देख ले, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।